डेमोक्रेसी का असली सवाल अब ये है कि क्या हम एक प्यूरिफाइड वोटर लिस्ट के नाम पे बिहार के लाखों लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज करने की ओर बढ़ रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि 30 सितंबर के बाद भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस लिए जाएंगे, तब एक तरफ रिलीफ मिला, पर दूसरी तरफ ये भी समझना जरूरी है कि डेडलाइन के बढ़ जाने से भी क्या सिस्टम के अंदर के फ्लॉज दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन में 67,826 डबल वोटर केसेस सामने आए तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये एक्सरसाइज सच में प्यूरिफिकेशन है या फिर एक और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का खेल, जिसका नतीजा नवंबर के बिहार इलेक्शंस में दिखेगा। और सबसे कंट्रोवर्शियल बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट बार बार ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एलिगेशंस लगा रही हैं और ग्राउंड लेवल पे बीएलओस के काम पर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या सच में फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस का एश्योरेंस दिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को जब ये कहा दैट एज रिगार्ड्स एक्सटेंशन ऑफ टाइम, नोट सेज दैट फाइलिंग ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस और करेक्शंस इज नॉट बार्ड आफ्टर 1 September. It is stated that the claims, objections, corrections can be submitted even after the deadline and same will be considered after roll has been finalized. Process will continue until last date of nominations and all inclusions, exclusions are integrated in the final roll. In the light of this stand, let the claims, objections, corrections be continued to be filed. Meanwhile, political parties, petitioners may submit their affidavits in response to the note. तब एक लीगल एश्योरेंस तो मिला, पर आयरनी ये है कि डेडलाइन के एक्सटेंशन के बावजूद डिलीशन और डुप्लीकेशन के खतरे की वजह से पूरा इशू अब पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। पिटिशनर के काउंसिल प्रशांत भूषण ने कोर्टरूम में पॉइंटेडली कहा कि आधार को वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में एक्सेप्ट करने का पहले ऑर्डर तो आ गया, पर इलेक्शन कमीशन ने अब तक क्लियर नहीं किया कि री एन्यूमरेशन फॉर्म्स के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उन्होंने ये भी कहा दैट मेनी फॉर्म्स माइट हैव बीन कंप्लीटेड बाय बूथ लेवल ऑफिसर्स, और अगर बीएलओस खुद फॉर्म्स भर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी की क्या गारंटी है? एडवोकेट भूषण के ये शब्द एक और बड़ा सस्पिशन क्रिएट करते हैं। क्या यही वो लूपहोल है जहां से मास डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हो रही है? कोर्ट ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया कि कोई भी वोटर जो ड्राफ्ट लिस्ट में इंक्लूड नहीं है, वो आधार या अदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू क्लेम कर सकता है। बेंच ने क्लियरली ये भी रिमार्क किया कि आधार का सिग्निफिकेंस विल बी कन्फाइंड टू करंट लीगल प्रोविजंस और कोर्ट उसकी इंपॉर्टेंस को एक्सटेंड नहीं कर सकता। ये एक सटल पर इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्नल था। कोर्ट ने इनडायरेक्टली कह दिया कि इलेक्शन लॉ पार्लियामेंट ने जो डिफाइन किया है उसके बियॉन्ड कोई इंटरप्रिटेशन जुडिशरी नहीं करेगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आधार के बिना अभी भी बहुत सारे लोग अपने राइट टू वोट को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के काउंसिल राकेश द्विवेदी ने मीडिया को बताया दैट पीपल विल बी वेरीफाइड एंड इंक्लूडेड इफ दे फाइल क्लेम बिफोर द लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स. The schedule of SIR will be followed, but the process of claims and objections is separate. द्विवेदी ने ये भी हाईलाइट किया कि 7.24 करोड़ लोग कवर हो गए हैं और 99.5% वोटर्स अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हैं। उनके हिसाब से अब ज्यादा इंक्लूजन्स का इशू नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ वोटर्स नाम हटाने की डिमांड कर रहे हैं, जो कि एक अनयूजुअल ट्रेंड है। ये अनयूजुअल ट्रेंड एक्चुअली खुद में एक कंट्रोवर्सी है। जब एक तरफ ऑपोजिशन और एनजीओस कह रहे हैं कि लाखों जेन्युइन वोटर्स को लिस्ट से डिलीट कर दिया गया है, तब दूसरी तरफ कमीशन कहता है कि अब एडिशन से ज्यादा डिलीशन के लिए क्लेम्स आ रहे हैं। इस कॉन्ट्रडिक्शन का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को भी डायरेक्ट किया है पैरा लीगल वॉलंटियर्स अपॉइंट करने के लिए, जो वोटर्स और पॉलिटिकल पार्टीज को क्लेम्स और ऑब्जेक्शन फाइल करने में मदद करे। ये एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप है जिसमें जुडिशरी को खुद इंश्योर करना पड़ रहा है कि वोटर्स डिसइनफ्रेंचाइज ना हो। हर पैरालीगल वॉलंटियर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज को देगा और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी उस डाटा को कंपाइल करेगा। ये फैक्ट अपने आप में दिखाता है कि कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग पे कितना ट्रस्ट डेफिशिएंट लग रहा है। और ये ट्रस्ट डेफिशिएंट नया नहीं है। 1 अगस्त को जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट रिलीज हुई थी, उसमें 65 लाख नेम्स हटा दिए गए थे। कोर्ट ने ईसीआई से कहा था कि लिस्ट अपलोड करो और इंश्योर करो कि हर डिलीशन के साथ प्रायर नोटिस और हियरिंग का मौका दिया जाए। ईसीआई ने ये फॉलो किया, लेकिन क्वेश्चंस अब भी वही हैं। क्या नोटिस जेन्युइनली डिलीवर हुए और क्या लोगों को रियल अपॉर्चुनिटी मिली अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करने की? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन और प्रशांत भूषण, आरजेडी के कपिल सिब्बल एक सुर में ये कहा कि ट्रांसपेरेंसी के बिना वोटर रोल रिवीजन एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड बन जाता है। इन पिटीशंस का कॉमन थ्रेड ये है कि ईसीआई का एक्सरसाइज आर्बिट्ररी और ओपेक है
और आर्टिकल 324 के स्कोप के अंडर भी ऐसा एक्शन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को अंडरमाइन करता है। इस एंटायर बैकड्रॉप में सबसे एक्सप्लोसिव रेवलेशंस रिपोर्टर्स कलेक्टिव के इन्वेस्टिगेशन डाटा ने दी, जिसमें 67,826 डबल वोटर्स के केसेस 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पकड़े गए हैं। 34,392 केसेस में एग्जैक्ट डुप्लीकेट आइडेंटिटीज दी गई हैं और कुछ केसेस में तो एक ही वोटर को एक ही बूथ में 2 वोट्स मिल गए हैं। अंजलि कुमारी का केस सबसे शॉकिंग है, जिसमें उसको एक ही एड्रेस और एक ही पोलिंग बूथ में 2 EPIC नंबर्स दिए गए। यही वो कॉन्ट्रडिक्शन है जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्योरिफिकेशन क्लेम्स एकदम कोलैप्स कर जाते हैं। और अगर 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इतने डुप्लीकेट एंट्रीज हैं तो 243 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्केल कितना होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव कहता है कि अगर पूरे बिहार का एनालिसिस किया जाए तो लाखों डुप्लीकेट वोटर्स सामने आ सकते हैं और जब इलेक्शन के रिजल्ट्स 1000-2000 वोट्स के मार्जिन पे डिसाइड होते हैं तो ये डबल वोटर्स एक सीट के फेट को पूरा पलट सकते हैं। यही वो डिसाइसिव इन्फ्लुएंस है जो इलेक्टोरल फ्रॉड और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के बीच की लकीर खींचता है। ECI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने 17 अगस्त को बोल्डली क्लेम किया था दैट ओनली दिस एक्सरसाइज कुड अचीव टोटल प्यूरिफिकेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स। लेकिन जब 34,000 प्लस डुप्लीकेट वोटर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं तो प्यूरिफिकेशन का क्लेम एक जोक जैसा लगता है। इसके ऊपर ECI ने डेलिबरेटली वोटर लिस्ट को नॉन मशीन रीडेबल बनाया ताकि आउटसाइडर्स डुप्लीकेशन डिटेक्ट ना कर पाएं। ये एक और रेड फ्लैग है जो ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनली वोटर डिसइन्फ्रेंचाइजमेंट एक फंडामेंटल इशू है जो आर्टिकल 326 एडल्ट सरफेज को डायरेक्टली वायलेट करता है। अगर वोटर लिस्ट ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो इलेक्शन की लेजिटिमेसी पे सवाल उठना नेचुरल है। कोर्ट का रोल यहाँ क्रूशियल बन जाता है क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज और NGOs को लगता है कि ECI एक तरह से रूलिंग पार्टी के लिए फील्ड मैनिपुलेट कर रहा है और जब सुप्रीम कोर्ट खुद पैरालीगल वॉलंटियर्स अपॉइंट कर रहा है तो ये सिग्नल है कि जुडिशरी भी ECI के क्लेम्स पे पूरा भरोसा नहीं कर पा रहा। अब कंट्रोवर्सी एक और लेयर पे आती है, डिलीशन वर्सेस डुप्लीकेट्स। जहां एक तरफ 65 लाख डिलीशंस हो रही हैं और दूसरी तरफ 67,826 डुप्लीकेट सरवाइव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सिस्टम सिलेक्टिवली टारगेट कर रहा है। पुअर और मार्जिनलाइज्ड वोटर्स जो डॉक्यूमेंट फर्निश नहीं कर पा रहे उनका नाम डिलीट हो रहा है, जबकि डुप्लीकेट्स जो पॉलिटिकली यूजफुल हो सकते हैं सरवाइव कर रहे हैं। यहाँ सिलेक्टिव क्लिनजिंग एक पॉलिटिकल वेपन बन जाता है जिससे इलेक्शन आउटकम मैनिपुलेट हो सकता है। और जब पिटिशनर्स ये डिमांड करते हैं दैट ECI शुड मेक पब्लिक द रीजंस फॉर एवरी डिलीशन तो ये एक फेयर डिमांड है जो डेमोक्रेसी के लिए बेसिक ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट है। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिलक्टेंस इस डाटा को पब्लिक करने का एक और सस्पिशन रेज करता है। क्या रीजंस फैब्रिकेटेड है? क्या वोटर्स को डेलिबरेटली आउट किया जा रहा है? लीगल डिबेट्स के अंदर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आधार के रोल का। कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि आधार की इंपॉर्टेंस एग्जिस्टिंग लॉज तक ही लिमिटेड है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पुट्टास्वामी केस ने आधार के मैंडेटरी यूज को रिस्ट्रिक्ट किया है। अगर वोटर डिसइन्फ्रेंचाइजमेंट आधार की वजह से होता है तो ये आर्टिकल 14 और 19 के वायलेशन के बराबर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बार एक लैंडमार्क प्रेसिडेंट सेट करेगा या फिर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एश्योरेंसेस पर रिलाई करके केस को डिस्पोज ऑफ कर देगा। क्योंकि अगर कोर्ट स्ट्रिक्टली ECI को अकाउंटेबल बनाता है और हर डिलीशन का पब्लिक जस्टिफिकेशन मांगता है तो ये एक मेजर रिफॉर्म होगा। अगर नहीं तो ऑपोजिशन के पास एक और नैरेटिव आ जाएगा कि जुडिशरी भी रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट के प्रेशर में है। बिहार का SIR अब सिर्फ एक वोटर लिस्ट रिवीजन नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट है। क्या इंडिया का इलेक्शन मशीनरी अब भी इम्पार्शियल और क्रेडिबल है या फिर डेमोक्रेसी के बीच में एक मैन्युफैक्चर्ड मैच्योरिटी बनाने का टूल बन चुका है? सुप्रीम कोर्ट की आने वाली हियरिंग्स में इस सवाल का जवाब पूरी कंट्री ध्यान से देख रही है। तब तक के लिए आपका इस अपडेट पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।